स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज ये एपिसोड जो आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री सीरीज़ का हमारी पहला एपिसोड है। यहाँ पे इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में, उनके टेन्योर के बारे में, किस तरह का उनका टेन्योर रहा, कार्यकाल कैसा था, क्या क्या उसमें हुआ, फैक्चुअली और क्रोनोलॉजिकली भी चलेंगे इसमें कि किस किस तरह से उनने कब कब क्या चीज़ें की थी। एक तरह से आप इसको PM रिपोर्ट कह सकते हैं। ये हम आज शुरू कर रहे हैं और इसमें पहला एपिसोड जो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री के लिए होगा। यहाँ पे आज PM नेहरू के बारे में सारी आपको जानकारी दी जाएगी, उनके टेन्योर कैसा था। और नेहरू जी के बारे में अगर आप देखें तो 10 साल पहले और आज जो स्थिति है, जो उनके बारे में तरह तरह के क्लेम्स आते हैं, तरह तरह की एक जो माइंडसेट है, जो लोगों का व्यू है, वो बड़ा चेंज हुआ है। तो वो भी आज आपको एक ब्रॉडर व्यू में आपको दिखेगा कि किस तरह से जो क्लेम्स किए जा रहे हैं वो कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है, क्या असल में उस दौरान हुआ था जब वो PM थे, क्या ऐसी सिचुएशंस थी जब वो चीज़ें हुई। ये सब कुछ आज आपको पता चलने वाला है। साथ ही साथ में ये जो सीरीज़ है, प्रधानमंत्री सीरीज़ जो आज हम शुरू कर रहे हैं, ये आपको, अगर आप जनरल ऑडियंस हैं, अगर आप UPSC CSE की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एस्पिरेंट नहीं है, तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना। और अगर आप CSE की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की, एक एस्पिरेंट है, तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे आज इस सीरीज़ में हमारी कहानियों के फॉर्मेट में क्रोनोलॉजिकली आपको समझ में आने वाला है एक एक डेट, एक एक चीज़, किन PM के टेन्योर में क्या क्या हुआ था। तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, जिनका जो टेन्योर था, PM टेन्योर 6130 दिनों तक का था। करीबन 17 साल तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे थे, ऑफिस में रहे थे। ये अब तक के किसी प्रधानमंत्री के लिए भारत के सबसे लंबा टेन्योर है। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू को समझने के लिए और उनके इस टेन्योर को समझने के लिए कि असल में वहाँ क्या हुआ था, हमें जाना पड़ेगा सन 47 में, 1947 में। तो शुरुआत करते हैं 1947 से। 15 अगस्त 1947 आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज़ादी के पहले भी इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसको हेड कर रहे थे। लेकिन लंबी चली इस आज़ादी की लड़ाई में, जिसमें नेहरू का जो सफ़र था वो 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की बनाई हुई होम रूल लीग से शुरू हुआ था। ये वहाँ से सफ़र इनका शुरू हुआ था जो आज भारत के प्रधानमंत्री बनने तक पहुँच चुका था। एनी बेसेंट का नेहरू के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था। ना सिर्फ उन्हें, जब वो नेहरू युवा थे, उन्हें दिशा दिखाने में इंडियन रिवॉल्यूशन में, उसमें एनी बेसेंट ने उनकी मदद की थी, बल्कि 1905 में जब नेहरू करीबन 15 साल के थे, जब वो भारत में पढ़ाई कर रहे थे, इंग्लैंड नहीं गए थे, उस समय पर नेहरू के जीवन पर एक बहुत बड़ा जो उनका प्रभाव उनके ऊपर डाला था बचपन में, एक ट्यूटर था उनका, इंग्लिश ट्यूटर, नाम था फर्नांडी टी ब्रूक्स। ये जो फर्नांडी टी ब्रूक्स थे, इन्होंने नेहरू के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। और ये जो टीचर थे, इन्हें एनी बेसेंट ने ही, नेहरू के जो पिता थे मोतीलाल नेहरू, उनको रिकमेंड किया था जवाहरलाल नेहरू को पढ़ाने के लिए। तो ये उस समय से, उनके बचपन से ही एनी बेसेंट का इनके ऊपर गहरा प्रभाव रहा था। लेकिन अब क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन्स जो थी वो नेहरू जी के लिए काफ़ी नहीं थी यहाँ पे, और बताया जाता है कि जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने 15 साल की उम्र में नेहरू को इंग्लैंड भेज दिया, हैरो में। हैरो में अभी यहाँ पे पढ़ने जाते हैं। हालांकि 2 ही साल वहाँ पे पढ़े। इसके बाद क्योंकि बताया जाता है कि वहाँ पे उनका मन नहीं लगा, जो बच्चे थे आसपास के उनके साथ घुल मिल नहीं पा रहे थे, तो ये यहाँ से 2 साल के बाद 1907 में 17 साल की उम्र में कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज चले जाते हैं, अक्टूबर 1907 में। नेहरू करीबन 7 सालों तक देश से बाहर रहे हैं, देश से दूर विदेश में रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने भारत में चल रहे जो पॉलिटिकल चेंजेस थे, जो इंडियन रिवॉल्यूशन था, जो मूवमेंट था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उससे खुद को कभी भी दूर नहीं रखा। कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में स्टूडेंट्स थे, कुछ इंडियन स्टूडेंट्स, उनका एक कहा जाए कि एक डिस्कशन सोसाइटी हुआ करती थी, मजलिस उसका नाम था। मजलिस में नेहरू कई बार वहाँ पे जाके शिरकत करते थे, बैठते थे, डिस्कशन करते थे। लेकिन उसमें सारी जो इंडियन रिवॉल्यूशन की एक्टिविटीज़ थी उनके ऊपर डिस्कशंस होते थे। लेकिन मजलिस के अंदर कभी भी नेहरू ने जाके स्पीच नहीं दी, कभी भी वहाँ पे वो स्टेज पे वो जा नहीं पाए। बताया जाता है कि शर्मीले स्वभाव के थे, इसलिए वो कभी भी इस तरह की स्पीच नहीं दे पाए। लेकिन आज 1947 जो था, 1947 में ये नेहरू जो थे वो पूरी तरह से बदल चुके थे, चेंज हो चुके थे। सदन में खड़े होकर आधी रात को उन्होंने थ्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये जो हिस्टोरिक स्पीच थी जिसमें भारत की आज़ादी का ऐलान हुआ था, भारत एक नई आज़ादी की सुबह देखने वाला था, इसका ऐलान हुआ था और नेहरू ने ये स्पीच दी थी।
अब सामने इनके बहुत बड़े बड़े जो चैलेंजेस थे वो आने वाले थे। आज़ादी के पहले से ही एक प्रोसेस शुरू हो चुका था। ये प्रोसेस था प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ लाने का, भारत के साथ मिलाने का। और पीएम नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया था कि कोई भी प्रिंसली स्टेट आज़ाद भारत के अंदर नहीं रहेगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका जिम्मा दिया जाता है यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को, इसका इंचार्ज बनाया गया रजवाड़ों को मिलाने के लिए। सरदार पटेल और मेनन जो थे वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हुए, सही साबित हुए। लेकिन कश्मीर जो था, कश्मीर का ऐसा एक मुद्दा था, कश्मीर एक इस तरह के प्रिंसली स्टेट ये बन चुका था कि जो मुश्किल बन के सामने इन लोगों के खड़ा हुआ था। कश्मीर के उस समय जो राजा थे हरी सिंह, वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ ही शामिल होना नहीं चाहते थे। अच्छा, यहाँ पे हम आपको बता दें, ये जो कहानी अब जो कश्मीर की शुरू होने वाली है, इसके दो पहलू हैं। दो तरीके से नेहरू को इसमें देखा जाता है। पहले इस वाले पहले पहलू की बात करते हैं। हरी सिंह जो थे ये भारत और पाकिस्तान दोनों के ही साथ आना नहीं चाहते थे, आने के लिए राज़ी नहीं थे। इधर अब नेहरू के सामने क्योंकि ये कश्मीर जो था वो मुद्दा बन के उभरने लगा था। आज़ादी के कुछ ही महीनों के बाद में 24 अक्टूबर 1947 को नेहरू को अचानक ये खबर मिलती है कि जो हमारा नया पड़ोसी है पाकिस्तान, उसने कश्मीर के अंदर इन्वेड कर दिया है, कश्मीर में घुसपैठ करना शुरू कर दिया, अपनी सेना भेज दी है। अब आप ये देखिए कि आज़ाद हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, 2 ही महीने पहले आज़ादी मिली अगस्त में, और अक्टूबर 24 को यहाँ से पाकिस्तान ने, जो एक नया हमारा पड़ोसी बना था जो उस समय से ही आज तक ट्रबल करता हुआ आ रहा है, पाकिस्तान ने यहाँ से इन्वेड कर दिया कश्मीर के अंदर, अपनी सेना भेज दी। अब ये यहाँ से जब ये घुसपैठ हुई तो राजा हरी सिंह जो थे कश्मीर के, उन्होंने भारत से मदद मांगी। उन्होंने जब मदद मांगी तो यहाँ से नेहरू सरकार ने, जो गवर्नमेंट थी, उसने ये डिसाइड किया और ये कंडीशन रखी कि हम अपने ट्रूप्स, अपनी आर्मी को भेजेंगे आपकी मदद के लिए। और हरी सिंह भी यही चाहते थे कि भारतीय जो सेना है, जो फ़ौज है, वो आए यहाँ पे और जो इन्वेडर्स हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज है, इनसे बचाए कश्मीर को। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने, भारत की सरकार ने, नेहरू गवर्नमेंट ने ये एक तरह से सामने कंडीशन रख दी थी कि हम अपने फ़ौज को भेजेंगे, लेकिन इसके पहले आपको एक फॉर्मल एक्सेशन साइन करना पड़ेगा भारत के साथ में कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। यहाँ पे जो राजा हरी सिंह थे वो इस पे हामी भरते हैं और इसी के बाद वीपी मेनन अगले ही दिन 25 अक्टूबर 1947 को, अगले ही दिन दोपहर में एक फ़्लाइट लेकर सीधा जम्मू पहुंच जाते हैं और वहाँ से वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, जिसपे कश्मीर के राजा हरी सिंह के सिग्नेचर थे, ये साइन करवा कर वापस लाते हैं दिल्ली। ये तारीख थी 26 अक्टूबर 1947 जब वो दिल्ली आए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा के राजा हरी सिंह से। और ये वो तारीख थी जब जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रल पार्ट बन चुका था भारत का, मोरली भी, कॉन्स्टिट्यूशनली भी और लीगली भी। अब पीएम बनते ही नेहरू के सामने, क्योंकि ये एक बड़ी दिक्कत अब सामने थी कि क्योंकि पाकिस्तान जो था वो इन्वेड कर चुका था। हालांकि पाकिस्तान को ये बात जानने के बाद कि अब कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर, तो उसको अपनी सेना को वापस ले लेना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान की हरकतें आप लोग जानते ही, और उन्होंने ये जारी रखा, इन्वेजन जो था वो जारी रखा, अपनी सेनाओं को और अंदर घुसपैठ करते हुए कश्मीर के और अंदर पार्ट्स में भेजने लगे। अब नेहरू के सामने बड़ी समस्या बन के खड़ा हुआ था। ये जो समस्या था वो पहला युद्ध था एक तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच का। ये पहली लड़ाई थी जो शुरू हो चुकी थी और ये एक बहुत लंबी लड़ाई चली। बताते हैं करीबन 1 साल 2 महीने ये लड़ाई पूरी चली थी। इंडो पाकिस्तान ये जो वॉर था 1947 से अक्टूबर में शुरू हुआ, 1949 जनवरी तक चला है। तो ये भारतीय फ़ौजों ने यहाँ पे इस लड़ाई में क्या किया था कि पाकिस्तान की फ़ौजों को बुरी तरह से धूल चटा दी थी और वो लगातार में लड़ रहे थे। भारतीय जो फ़ौजें थी वो लगातार लड़ाई कर रही थी। नौशेरा, बडगाम, तिडवाल, झांगट, ये सारी जगह जो थी, ये सब भारतीय फ़ौजों ने यहाँ से खदेड़ दिया था पाकिस्तान की आर्मी को। लेकिन ये 1 साल जो करीबन लड़ाई चली है, इस बीच में नेहरू की एक बहुत बड़ी गलती सामने आती है। नेहरू की एक गलती बड़ी माना जाता है प्रधानमंत्री नेहरू की, कि उन्होंने इस पूरे मैटर में वो यूएन के पास चले गए थे, यूनाइटेड नेशंस के पास चले गए थे। बताते हैं कि माउंटबेटन की एडवाइस मिली, माउंटबेटन ने उन्हें एडवाइस किया कि इस मुद्दे को यूएन में लेके जाया जाए और पीएम नेहरू जो थे वो इस पर यूएन पहुंच जाते हैं, जिसके चलते 5 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास करते हुए सीज़ फायर का यहाँ पे ऐलान कर दिया।
सीज फायर का ऐलान करते हुए पाकिस्तान से कहा गया कि आप जो है यूएन की तरफ से कि आप जो है अपनी जो आर्मी है उसको विड्रॉ करिए, उसको पीछे ले जाइए। और भारतीय फौजों को कहा, भारत सरकार को ये कहा भारत को कि आप अपनी यहाँ पे कुछ हद तक जो आर्मी है उसको रख सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ये चीज़ें यहाँ से सामने आती हैं कि यूएन क्योंकि इसमें बीच में दखल दे गया, तो यहाँ से ये जो सीज फायर था उसका ऐलान हुआ। लेकिन दो अलग तरह की चीज़ें सामने यहाँ पे बताई जाती हैं नेहरू के लिए। एक ये है कि नेहरू को कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिक्लासिफाइड हुए हैं, उसमें बताया जाता है कि नेहरू को उस समय के जो आखिरी जो लास्ट ब्रिटिश आर्मी चीफ थे जनरल फ्रांसिस रॉबर्ट बचर, उन्होंने ये एडवाइस किया था, उन्होंने ये एक तरह से बताया था कि जो आर्मी कमांडर भी थे उस समय के, उन्होंने बताया था 28 नवंबर 1948 को कि जो सोल्जर्स हैं भारत के, जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो उनको रिस्पाइट की उनको वो ज़रूरत है, वो थक चुके हैं, उनको अब राहत की ज़रूरत है। और इसी के चलते नेहरू ने यहाँ पे एग्रीमेंट जो था सीज फायर का इसको माना भी था। लेकिन ये चीज़ अलग है क्योंकि यहाँ पे नेहरू खुद ही यूएन के पास में गए थे जो सबके सामने है। अब एक दूसरा पहलू जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो ये है इस कश्मीर मुद्दे का, जिसमें नेहरू को ब्लेम किया जाता है। वो ये बताया जाता है कि शेख अब्दुल्ला जो थे उन्हें राजा हरी सिंह ने अरेस्ट करके रखा हुआ था श्रीनगर में। और ये जो शेख अब्दुल्ला थे पीएम नेहरू के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, दोस्त थे। नेहरू हमेशा से हरी सिंह को ये कह रहे थे, राजा हरी सिंह को, कि आप शेख अब्दुल्ला को रिलीज़ कीजिए। हरी सिंह जो थे ये पहले से ही अगस्त से ही जब आज़ादी हुई थी उसी टाइम से भारत के साथ मिलने के लिए तैयार थे। इस तरह की चीज़ें भी बताई जाती हैं कि हरी सिंह जो थे वो भारत के साथ मिलने को तैयार थे, लेकिन नेहरू की शर्त ये थी कि पहले आप शेख अब्दुल्ला को रिलीज़ करिए, उनको छोड़िए, उसके बाद में उनको अपनी गवर्नमेंट में शामिल करिए, उसके बाद हम आपको यहाँ से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भेजेंगे भारत के अंदर शामिल होने का। खैर ये चीज़ें अलग बताई जाती हैं, लेकिन अब यहाँ पे आप ये देखिए कि कश्मीर जो था मुद्दा, ये इस तरह से वहाँ से ही शुरू हुआ और अब तक ये लगातार कभी भी उठ जाता है, ये चलता रहता है। दोस्तों, इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आपका सपना इस एग्जाम को क्रैक करना, आईएएस बनना, तो यहाँ पर भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लेकर आया एक प्रोग्राम P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इस प्रोग्राम का नाम है। और यहाँ पर आपको प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, मेंटोरशिप 1-to-1 मिल जाती है। आपको यहाँ पे ज्ञानवानी सेशंस मिल जाते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ में, एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट्स के साथ में आपके सेशन कराए जाते हैं। कई सारी सहूलियतें मिल जाती हैं, मॉर्निंग बैच है, इवनिंग बैच है, हिंदी इंग्लिश तीनों भाषाओं में बैचेस हैं। आप यहाँ पे अपना कोई भी बैच चूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ में बुक्स की भी जो स्टडी IQ की सेल चल रही है, सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं आपके लिए एक भारी डिस्काउंट के साथ में, और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट के साथ, बहुत ही क्वालिटी स्टडी मटेरियल के साथ में। यहाँ पे आपको करना क्या है कि सिर्फ जो स्क्रीन पे आपको कोड दिख रहा है आपके विजय लाइव, इस कोड को लगाते ही ये जो P2I बैच है उस पर आपको जो 70,000 का कोर्स है वो 29,999 में मिल जाता है। एक भारी डिस्काउंट के साथ में आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे, और इस दौर में ये जो आपकी रेस है, एक तरह से युद्ध है आपका यूपीएससी को क्रैक करने का, इसको अचीव करने का, अपने गोल को, आप उसमें सफल होंगे। हमारी बहुत सी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जल्दी से जल्दी अपना कोर्स सेलेक्ट कीजिए, इस कोड को लगाइए विजय लाइफ, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनिशियली नेहरू के ये जो उनका डिसीजन था कश्मीर मुद्दे को यूएन लेकर जाने का, इस निर्णय के वो खिलाफ थे। एक तरह से वो इनिशियली इससे खुश नहीं थे, लेकिन सीज फायर के बाद ही सरदार पटेल ने अपना एक कोलकाता में भाषण दिया था, जहाँ पे उन्होंने ये कहा था, उन्होंने समर्थन किया था पीएम नेहरू के यूएन जाने का कश्मीर मुद्दे को लेकर। पटेल और नेहरू के बीच में कई सारे ऐसे चीज़ें बताई जाती हैं, ऐसे नैरेटिव्स बताते हैं लोग, ऐसे अलग अलग टाइम पर चीज़ें सामने आती हैं कि उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा मनमुटाव था, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से उनको एक राइवलरी चलती थी उनके बीच में। लेकिन जो चीज़ें असल में दिखाई जाती हैं वैसी हैं नहीं। जो चीज़ें असल में हुई थी वो इस तरह की थी कि दोनों ही गांधी फॉलोअर थे, और दोनों ही साथ में एक तरह से उनके बीच में मतभेद थे, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा। दोनों ने एक टीम वर्क में काम किया है। एक नैरेटिव ये चलाया जाता है कि पटेल जो थे वो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था और नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया था, लेकिन ये किस्सा असल में इस तरह का था नहीं। ये कुछ इस तरह से हुआ था। ये बात प्रधानमंत्री बनने की नहीं थी, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने की बात थी। 1946 में एक नए कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने की जो चुनने की बात थी वो सामने आई थी।
अब यहाँ पे कांग्रेस समितियों ने क्या किया था कि अपने अपने अलग अलग नाम दिए थे, सभी ने अलग अलग नाम दिए। जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय पे वो 3 बार बन चुके थे पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट। मौलाना आज़ाद जो थे वो 2 बार बन चुके थे। सरदार पटेल जो थे वो इन सब में उम्र में बड़े थे सबसे ज़्यादा, और वो सिर्फ 1 बार बने थे। तो यहाँ पे जो थे जो बाकी कांग्रेस के दल थे, समितियाँ थी, उन्होंने सरदार पटेल का नाम आगे किया कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे तब गांधी जी ने बीच में आके इंटरफेयर जो किया था, उन्होंने ये जो बताया था गांधी जी ने कि इस बार नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए, उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए। बाकियों को गांधी जी ने इसलिए मना लिया था कि आप लोग अपने नाम पीछे ले लीजिए, इसके लिए भी उन्होंने मना लिया था। तो ये बात जो थी वो पीएम बनने की नहीं थी, ये बात कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की थी। सरदार पटेल ने अपनी मृत्यु के 1 महीने पहले ये कहा था, खुद ये कहा था कि गांधी जी का जो विचार था वो सही था नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पटेल की बायोग्राफी लिखने वाले पटेल अ लाइफ, गांधी जी के जो पोते हैं, जो उनके ग्रैंडसन हैं राजमोहन गांधी, उन्होंने खुद से बताई हैं ये सारी बातें। तो सरदार पटेल और प्रधानमंत्री नेहरू के बीच में जो मतभेद बताए जाते हैं वो कई हद तक थे, लेकिन मतभेद कभी नहीं रहा। दोनों ही एक टीम वर्क में काम करते थे, दोनों ही गांधी के फॉलोअर थे। और नेहरू सोशलिस्ट थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे सोशलिस्ट। लेकिन दोनों में कभी इस तरह की चीज़ें नहीं रही जिस तरह की आज दिखाई जाती हैं। अब इंडो पाक वॉर ख़त्म हुआ और कश्मीर का कुछ हिस्सा जो था वो पाकिस्तान को भी मिला, जिसको पाकिस्तान आज आज़ाद कश्मीर कहता है। इस बीच में, इस पूरी वॉर के बीच में एक बड़ा झटका पूरे भारत को, नेहरू जी को लगा था। वो झटका था 30 जनवरी 1948 को, जब महात्मा गांधी की नाथुराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। इस हत्या ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। नेहरू जी ने 3 दिन बाद ही अपनी स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी जी की हत्या जो है वो देश के सबसे बड़े हिंदू की हत्या है, देश के सबसे बड़े भारतीय की हत्या है। यहाँ पे ये जो नेहरू जी और गांधी जी थे, इन दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा पुराना था। पहली बार नेहरू की गांधी जी से मुलाकात हुई थी 26 दिसंबर 1916 को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर, जिसमें ये लोग जो यहाँ पे पहुँचे हुए थे, जो कांग्रेस के और भी लोग यहाँ पे पहुँचे थे, कांग्रेस के 31वें सेशन को अटेंड करने के लिए, जहाँ पे फेमस लखनऊ पैक्ट के ऊपर साइन हुआ था। ये वही सेशन था। यहाँ पे पहली बार इनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि 1 साल पहले 1915 में भी, 1915 में भी गांधी जी को बॉम्बे सेशन में कांग्रेस के नेहरू देख चुके थे, लेकिन वहाँ पे उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। नेहरू जी को गांधी का जो आज़ाद कराने का भारत का एक रॉक सॉलिड एटीट्यूड था, एक जो उनका प्रण था, वो बहुत ज़्यादा पसंद था। वो उसके कायल थे एक तरह से। और साथ ही पिता मोतीलाल नेहरू के निधन के बाद में एक फादर फिगर की तरह गांधी जी थे नेहरू जी के लिए। तो ये उनकी हत्या ने नेहरू जी को बहुत ही ज़्यादा कष्ट पहुंचाया था। लेकिन अब नेहरू जी को, पीएम नेहरू को भारत की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन पर ध्यान देना था। और इसी के साथ 1950 से आ चुका था, भारत का संविधान भी तैयार हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है और यहाँ से भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाता है। भारत की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए और भारत को टेक्नोलॉजी लीडर की सूची में लाने के लिए कमेटी बनाई गई थी, सरकार कमेटी। एनआर सरकार इसके हेड थे और इनका रिकमेंडेशन जो आया था वो ये था कि 4 हायर टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए जाएं, 4 अलग अलग रीजन्स में भारत के। इसी के तहत इस पे हामी भरते हुए पीएम नेहरू ने मई 1950 में पहले आईआईटी की नींव रखी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बंगाल के खड़गपुर में अगले ही साल 1951 18 अगस्त को आईआईटी खड़गपुर का उद्घाटन किया गया। नेहरू का ये बिलीफ था, उनका ये मानना था कि प्लानिंग के लिए, देश की इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर पॉलिसी मैनेजमेंट की, पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है। एक ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी इसके लिए होनी चाहिए जो पॉलिसी डिज़ाइन कर सके, डेवलपमेंट प्लान्स को आगे ला सके, लगातार हर समय पे डेवलपमेंट प्लान्स जो हैं वो देश के सामने रख सके। और इसी को देखते हुए पीएम नेहरू ने 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया। प्लानिंग कमीशन यहाँ सेटअप होती है और अगले ही साल 1951 में प्लानिंग कमीशन ने भारत के पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिसे कहते हैं उसको देश के सामने रखा। 51 में पहला 5 ईयर प्लान आया। ये प्लान हैरोल्ड डोमार मॉडल पर बेस्ड था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर स्ट्रेस दिया गया था स्पेशली एग्रीकल्चर को, कृषि को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, इरिगेशन को, डैम्स को।
इसी के तहत यहाँ पे भाखड़ा नागल जो डैम था उसके लिए भी बहुत बड़ा एलोकेशन किए गए थे इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर। सतलुज नदी के जो किनारे पर बसा ये जो बनाया गया ये जो भाखड़ा नागल डैम था, इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाता है और लोग इतने ज़्यादा प्रभावित थे पीएम नेहरू के इस डिसीजन से कि इतना ज़्यादा उनको श्रेय दे रहे थे इस चीज़ का कि इस डैम का पहले नाम नेहरू डैम करने के लिए एक प्रपोजल दिया गया, लेकिन पीएम नेहरू ने इससे रिफ्यूज़ कर दिया, इस प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया कि इस तरह की चीज़ नहीं करनी है। इसका नाम भाखड़ा नागल डैम ही रखा गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था ये एक अच्छी सफलता माना गया इस सरकार की, नेहरू सरकार की, क्योंकि टारगेट ग्रोथ जो थी वो 2.1% रखी गई थी कि 2.1% की टारगेट ग्रोथ है रखी जाए, लेकिन इस प्लान ने जो अचीव की थी ग्रोथ वो थी 3.6%। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सफलता माना गया प्लानिंग कमीशन का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था नेहरू सरकार का उसको। इसी साल 1951 में जो आखिरी के महीने थे उसमें भारत के पहले जनरल इलेक्शंस होते हैं। पहले जनरल इलेक्शंस हुए भारत में 951 से शुरू हुए थे, आखिरी के महीनों में अक्टूबर से, और फरवरी 1952 तक चले थे, 952 तक। ये पहले जो जनरल इलेक्शंस थे वो होते हैं देश में। नेहरू जो थे कांग्रेस पार्टी को हेड कर रहे थे। यहाँ पे जो पहला लोकसभा ये जो चुनाव था इसमें 14 नेशनल पार्टीज़ थी जिन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया था, जिन्होंने चुनाव लड़ा था। इसमें INC थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ था, CPI थी, ऐसी पार्टियां कई सारी शामिल थी। इसके अलावा 39 जो थी इसमें स्टेट पार्टीज़ भी थी और 533 इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो इंडिपेंडेंट ये चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी जो थी नेहरू की, इसने इस चुनाव में जीत हासिल की। 489 सीट्स में से 489 सीटों में से 364 सीट यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीती थी, अपनी सरकार बनाई। इस चुनाव में नेहरू जी जो थे इन्होंने इलाहाबाद ईस्ट की सीट थी और जौनपुर वेस्ट की जो सीट थी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना चुनाव लड़ा था। राजनीति को नेहरू जी ने बड़े ही करीब से देखा था और सिर्फ भारत की ही नहीं, ये इंटरनेशनली भी जो इन्होंने गुर सीखे थे राजनीति के, ये उन्होंने इंटरनेशनली भी सीखे थे। अलग अलग जगह पे जाकर ये बहुत ही नज़दीक से अलग अलग राजनीति को, अलग अलग मॉडल्स को, पॉलिटिकल मॉडल्स को देख चुके थे। ये चाहे 1910 में 1910 में आयरलैंड गए हों, तो उस समय की उनकी जो आयरलैंड की विजिट थी उस टाइम का उनका राजनीति को देखने का जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ा था वो हो, या फिर 1926 में जब वो जेनेवा पहुँचे, इंटरनेशनल उन्होंने हब जो राजनीति का था जेनेवा, उसको देखा, चाहे वो हो, हमेशा उन्होंने सब जगह से कुछ ना कुछ पॉलिटिकल माहौल को समझा था, उसको जाना था। 21 साल की उम्र में जब वो 1910 में आयरलैंड पहुँचे थे, तो यहाँ पे आयरलैंड जब उनका जाना हुआ था तब वो सिन फेइन मूवमेंट से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इसी के 2 साल बाद भारत आने के बाद उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल जो भारत का चल रहा था उसमें अपने जो वहाँ से वो तौर तरीके उन्होंने देखे थे, सोशलिज्म की तरफ जो उनका एक तरह से कहा जाए झुकाव हुआ था, उन्होंने यहाँ पे आके अपने वो तौर तरीके अपनाए थे। इसके अलावा मार्च 1926 में जब उनकी जो पत्नी थी कमला नेहरू, उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था और वो उनको लेके स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ा था। उस समय पर वहाँ पे जेनीवा में जो इंटरनेशनल हब था पॉलिटिक्स का, वहाँ पे नेहरू जी ने जो चीज़ें सीखी थी, जो देखी थी, उसका उनके जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। बहुत कुछ उन्होंने यहाँ से सीखा इन चीज़ों को देखते हुए और इसका कांग्रेस में उनको फल भी मिला एक तरह से। आप देखिए फरवरी 1927 को, अगले ही साल जब वो जेनीवा में थे, उसके अगले ही साल फरवरी 1927 को कांग्रेस ने उन्हें ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस में। ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस में ये गए थे और उस समय ये पहली बार था जब पीएम नेहरू जो नेहरू जी थे ये दुनिया भर के दिग्गजों के सामने, जो दिग्गज थे जिनमें जॉर्ज लैंसबरी थे, बताते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन भी वहाँ पे थे, रोमैन रोलैंड थे, इनके सामने इनका स्टेज पर डेब्यू था। ये पहली बार वहाँ पे अपना कुछ इन्होंने भाषण जो दिया था। तो ये पहले शख्स थे जब ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस में पीएम नेहरू पहुँचे थे कांग्रेस की तरफ से। अपने करियर में नेहरू जी ने ऐसे कई सारे जो पड़ाव थे उनको जिया है। इसके बाद साल 1952 कांग्रेस की क्योंकि सरकार बन चुकी थी, एज अ पीएम नेहरू जी के सामने एक बड़ा टास्क था भारत की स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने का, और ये किस तरह से किया जाए, किस तरह से उनकी बाउंड्रीज हैं वो बनाई जाएं। इसके लिए 29 दिसंबर 1953 को 29 दिसंबर को नेहरू जी ने एक कमेटी को अपॉइंट किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, SRC को अपॉइंट किया जाता है और इसके चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं, चेयरमैन बनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस फजल अली को यहाँ पे इसका
जो चेयरमैन था वो बनाया गया। अब क्योंकि ये एक बड़ा काम होने वाला था तो जायज़ था कि इसमें समय लगना था। एसआरसी अपने काम में यहाँ पे लग जाती है। भारत को अब क्योंकि आज़ादी तो मिल चुकी थी, ब्रिटिशर्स जो थे वो जा चुके थे, लेकिन दुनिया जो थी इस समय पर दो बड़ी पावर्स के बीच में, एक तरह से दो बड़ी पावर्स थी जिनका आइडियोलॉजिकली और पॉलिटिकल राइवलरी चल रही थी, उसके बीच में फंसी हुई थी। ये दो बड़ी पावर्स थी यूएस और सोवियत यूनियन। दुनिया के कई बड़े बड़े देश ऐसे दो अलग अलग धड़ों में डिवाइड हो चुके थे। साल 1954 नेहरू जी ने यहाँ पे भारत का स्टैंड क्लियर रखा। पीएम नेहरू ने यहाँ पे भारत का स्टैंड इस पर क्लियर रखा और 1954 था वो साल जब श्रीलंका के कोलंबो में पीएम नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट इस टर्म का यूज़ किया था। उन्होंने साफ कर दिया था यहाँ पे कि भारत जो है इस यूएस और सोवियत यूनियन की लड़ाई में, इन दोनों की ये जो कोल्ड वॉर चल रही है, इसमें किसी भी सुपर पावर के साथ नहीं होगा, किसी के साथ अलाइन नहीं करेगा। सिंपल था कि ना हम किसी के साथ हैं ना हम किसी के विरोध में हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM, ये जो नाम है, इसके फाउंडिंग फादर्स में यूगोस्लाविया के जोसेफ बैरोस थे, इंडोनेशिया के सुकार्नो थे, इजिप्ट के गैमल अब्दुल नासिर थे, घाना के वामे रुमा थे और भारत के जवाहरलाल नेहरू थे। ये फाउंडिंग फादर्स थे इसके नाम के। और इन सभी ने मिलकर जो 1961 में पहली NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट कॉन्फ्रेंस की थी, ये इन्होंने यूगोस्लाविया में की थी, बेलग्रेड में। और ये बताते हैं कि NAM को, ये जो नाम था, इसको ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल एकम्प्लिशमेंट था ये उस समय का, इसको इस तरह से देखा जाता है। इसमें नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने यहाँ पे अपने कई सारे प्रिंसिपल्स भी सामने रखे थे। इसी साल 1954 में ही नेहरू जी ने एक और बड़ा स्टेप लिया था। पीएम नेहरू का ये जो स्टेप था वो इस तरह से था जिसको बाद में उनकी विफलता के एक तरह से फेलियर के रूप में भी देखा गया। ये स्टेप था चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट करना। पंचशील एग्रीमेंट बेसिकली इस तरह से हुआ था कि भारत ये जानता था, पीएम नेहरू ये जानते थे कि एशिया के अंदर भारत एक बड़ा देश है, लेकिन साथ में चाइना भी एक बहुत बड़ा देश है और चाइना हमारा क्योंकि पड़ोसी है, तो पीएम नेहरू को ये लगता था हमेशा से कि उसके साथ संबंध हमेशा अच्छे रखने चाहिए। साल 1954 में पीएम नेहरू चाइना पहुँचते हैं। पहली बार यहाँ पे देखा गया कि दोनों देशों के बीच में एक घनिष्ठ मित्रता सामने नजर आई। यहाँ पे जो पीएम नेहरू थे, इनका भव्य स्वागत हुआ वहाँ पे। और चाइना के जो माओ जेडोंग थे, उनके साथ पीएम नेहरू की बंद कमरे में 4 घंटे तक बातचीत चली। यहाँ से नारा निकला हिंदी चीनी भाई भाई। और इसी के बाद भारत और चाइना के बीच में अच्छे रिलेशंस बनाए रखने के लिए एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के 5 प्रिंसिपल्स बनाए गए। वो 5 प्रिंसिपल्स थे पंचशील एग्रीमेंट जिसको कहा जाता है। और दोनों देशों ने 29 अप्रैल 1954 को पंचशील एग्रीमेंट पर साइन किया। इसी एग्रीमेंट के चलते ये जो बताते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो रिश्तों की नींव है वो इसी एग्रीमेंट के चलते रखी गई थी। हालांकि ये जो एग्रीमेंट था, ये जो पंचशील समझौता था, ये सिर्फ 8 सालों तक ही लास्ट कर पाया, ये सिर्फ 8 सालों तक ही चला था यहाँ से। इस एग्रीमेंट के जो 5 प्रिंसिपल्स थे जिनको दोनों देशों को ध्यान रखना था, जिनका अपने रिलेशन सही बनाए रखने के लिए, वो थे म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर्स, एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना है, इक्वली एंड म्यूचुअल बेनिफिट और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये 5 ऐसे प्रिंसिपल्स थे। ये जो पैक्ट था, ये जो पंचशील पैक्ट था, भारत और चाइना के बीच में जो अक्साई चीन और साउथ तिब्बत का रीजन है, उसके डिस्प्यूट को ध्यान में रख कर साइन किया गया था। लेकिन ये जो एग्रीमेंट था, ये नेहरू की एक बहुत ही एक तरह से उनकी विफलता के तौर रूप में इसको देखा जाता है, क्योंकि ये महज 8 साल के बाद ही एक बहुत ही बड़ा इस पे धोखा एक तरह से मिला था। और ये धोखा इस तरह से मिला था कि नेहरू जो थे, जो नेहरू गवर्नमेंट थी, वो चाइना के इंटेंशंस को जज करने में नाकाम साबित हुई थी। पीएम नेहरू का जो ध्यान था वो सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज़ या इंटरनेशनल कंट्रीज़ पर नहीं था, भारत के अंदर भी जो चीज़ें चल रही हैं, जो भारत के देश की लोगों की ज़रूरतें हैं, उस पर भी था। भारत में महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में भी पीएम नेहरू की अहम भूमिका रही थी, उनको उसके लिए भी जाना जाता है। साल 1954 में भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया। इसके तहत इंटरफेथ मैरिजेज़ और इंटरकास्ट मैरिजेज़ जो थी, वो कोई भी कपल कर सकता था। उनका कुछ क्राइटेरिया बनाए गए थे कि उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या रूल्स हैं।
लेकिन कोई भी कपल इंटरकास्ट मैरिज और इंटर फेथ मैरिज कर सकता था और उन्हें उनके धर्म को परिवर्तन करने की भी उसके लिए ज़रूरत नहीं थी। इस एक्ट में महिलाओं को उतने ही राइट्स दिए गए जितने पुरुषों को दिए गए, उनका भी पूरा इसमें ख्याल रखा गया। साथ ही साथ में इसमें बाद में जो अमेंडमेंट जो हुए थे उसमें बताया गया कि जो डाइवोर्स के लिए पूरा एक लीगैलिटी प्रोसीजर बनाया है उसमें भी महिलाओं को बहुत आगे रखा गया। जितने राइट्स पुरुषों को मिले उतने ही राइट्स महिलाओं को भी दिए गए। हालांकि इस एक्ट में, ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट था, इसकी वजह से पीएम नेहरू को उस समय के जो रूढ़िवादी जो नेता थे उनके विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन नेहरू ये जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई के ही टाइम से आप अगर देखें तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान अपनी ज़िंदगी के 3259 दिन जेल में बिताने वाले पीएम नेहरू ये जानते थे बखूबी कि वो किस तरह से किस तबके के लिए काम कर सकते हैं। जेल में उन्होंने सोसाइटी, पॉलिटिक्स, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन बिहेवियर, इनकी कई सारी किताबें पढ़ी थी। एक डेटा के मुताबिक ये बताया जाता है कि फरवरी 1934 से लेकर सितंबर 1935 के बीच में करीबन 188 किताबें वो पढ़ चुके थे। मतलब ऑन एवरेज 15 से 20 किताबें हर महीने। और ये जो समय था, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे थे किताबों की, ये यहाँ पे किताबें लिख भी रहे थे। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय 8 अगस्त 1942 में जब पीएम नेहरू को अहमदगढ़ फोर्ट में कैद कर दिया गया, ये सबसे लंबा एक तो उनका प्रिजन टाइम था जब उन्हें 1942 में कैद किया गया था अहमदगढ़ फोर्ट में, और 1945 में उनको वहाँ से छोड़ा गया था। इस फोर्ट में इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, पीएम नेहरू ने। इसके बाद में इन्होंने 1928 में जब ये पहले जेल में थे, तब जो लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू अ डॉटर, ये जो इंदिरा गांधी को उनके जो पत्र थे, ये इन्होंने लिखे थे जेल से ही। करीबन 30 पत्रों का ये जो पूरा विवरण था वो उसमें किया था। 1934 से 1935 के बीच में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख दी थी। तो ये जो हैं चीज़ें, ये सारी वो ना सिर्फ पढ़ते थे और लिखते भी थे साथ ही साथ में। और इनका ये जो एक तरह से स्किल थी पढ़ने और लिखने की, इसकी वजह से ही ये कहा जा सकता है कि वो जानते थे कि भारत के हर तबके के लिए क्या उन्हें काम करने और किस तरह का उनका विजन उनको आगे के लिए रखना है, फ्यूचर के लिए इंडिया के। साल 1956 नवंबर में, 3 साल बाद, क्योंकि ये जो कमेटी बनाई गई थी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी, 3 साल बाद अपनी उन्होंने रिपोर्ट दी। उसमें रिकमेंडेशन था उस कमेटी का, जो रिकमेंडेशन उन्होंने पीएम नेहरू के सामने पेश किया था कि भारत की स्टेट्स को लिंग्विस्टिक, भाषाई तौर पर, जो भाषाई आधार है उस पर रीऑर्गेनाइज किया जाए, उसके ऊपर उसके तहत बांटा जाए। यहाँ पे एक बहुत ही मेजर रिफॉर्म था ये भारत के लिए, जब भारत की स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज़ को भाषाई तौर पर, लिंग्विस्टिक तौर पर बांटा गया। यहाँ पे नेहरू की अध्यक्षता में सजेस्ट ये किया गया कि देश में जो करीबन 16 राज्य बनाए जाएं और 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बनाई जाएं, इनमें देश को बांटा जाए। लेकिन जो बाकी दल थे उनकी सहमति इस पर नहीं बनी, इस पर एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो क्योंकि नॉन एग्रीमेंट रहा, इसके चलते जो सहमति बनी वो बनती है 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़ पर। यहाँ पे बाकी दलों की भी सुनी गई और उसके साथ में एक म्यूचुअल जो डिसीजन निकला वो ये निकला कि भारत को 14 स्टेट, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज़ में यहाँ पे बांटा जाएगा। साथ ही साथ में पीएम नेहरू ने अपनी ही पार्टी का नहीं, सिर्फ बाकी पार्टियों का भी खास ख्याल रखा था इसमें। इसी 1956 के स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इन्होंने सभी दलों को के सदस्यों की जो अर्जी थी उसको सुना था। उनका भी एक प्रपोजल था। ये प्रपोजल इस तरह का था कि बॉम्बे को एक बड़ा बाइलिंगुअल स्टेट बना दिया जाए जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों हो। यहाँ पे इस अर्जी को पीएम नेहरू ने माना और इसके बाद बॉम्बे को एक बड़ा बाइलिंगुअल स्टेट बनाया गया। तो वो सभी की सुनते भी थे यहाँ पे। इसी साल अप्रैल 1956 में, यही साल था जब देश का जो पहला आईआईटी था, आईआईटी खड़गपुर, उसकी पहली बार एनुअल कॉन्वोकेशन हुई थी। एनुअल कॉन्वोकेशन हुई पहली, पीएम नेहरू को इसमें बुलाया गया। वो गए, वहाँ पे बच्चों को संबोधित किया, जो स्टूडेंट्स थे उनको संबोधित किया। और यही साल था जब आईआईटी एक्ट 1956, जिसके तहत इसको जो निकाला गया था, आईआईटी एक्ट 1956, जिसके तहत आईआईटी खड़गपुर को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित कर दिया गया था। ये यहाँ से डिक्लेयर कर दिया गया था। और इसके बाद ये भी ऐलान किया था पीएम नेहरू ने कि 4 और नए आईआईटीज़ आने वाले हैं। यहाँ से नेहरू ये जानते थे, क्योंकि उनको ये पता था बखूबी कि टेक्नोलॉजी ट्रेंड आईटी प्रोफेशनल्स, ये टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं देश की तरक्की में, आगे कितना काम देने वाले हैं। ये विज़न उनका उसी समय से था।
जो आज हम देखते हैं कि अलग अलग बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं दुनिया भर की, उसमें हमारे भारत के IIT से निकले हुए जो लोग हैं वो जो उनके डायरेक्टर्स बन गए हैं, उनके CEOs बन गए। तो ये वो विजन था जो वहाँ से चला था। इसी के साथ देश में नेहरू जी के टेन्योर के दौरान ही IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर और IIT दिल्ली इनको बनाया गया। और 5 साल के बाद में ही 1956 की ये बात है, 5 साल के बाद में ही इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 आया। इसके तहत एक यूनिक फ्रेमवर्क पूरा बनाया गया सरकार के द्वारा, और इस फ्रेमवर्क में ये था कि किस तरह से IITs को आगे बनाने के लिए भारत के अंदर फंडिंग आएगी, किस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, किस तरह से एकेडमिक डेवलपमेंट होगा IITs के अंदर। ये सब कुछ नेहरू सरकार के दौरान ही हुआ था। इसी साल 1956 में ही PM नेहरू ने देश को एक और बड़ी सौगात दी थी, और इसमें सिर्फ PM नेहरू को क्रेडिट नहीं देना चाहिए, उनके साथ ही साथ में उस समय की जो हेल्थ मिनिस्टर थी राजकुमारी अमृत कौर, उनको भी एक क्रेडिट जाता है। ये इस तरह से हुआ था कि फरवरी 1956 में लोकसभा के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक्ट, एम्स एक्ट, ये लाया गया था, ये पेश किया गया राजकुमारी अमृत कौर की तरफ से। हेल्थ मिनिस्टर थी उस समय पे। एम्स की शुरुआत करने की मांग की गई। एम्स को पहले से ही उसकी नींव एक तरह से रख दी गई थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो था वो शुरुआत हो चुकी थी उसकी पहले ही, लेकिन अब यहाँ पे एम्स को शुरू करने की यहाँ पे दोबारा से एक बार मांग की गई। सदन में इसके ऊपर फिर से एक बार विरोध हुआ, लेकिन इस बार PM नेहरू ने जल्दी से जल्दी इन सारे मेंबर्स को जो थे उनको इस पे राज़ी करवा के ये जो एक्ट था इस पे साइन करवा के यहाँ से प्रपोजल एक्सेप्ट किया, और साथ ही साथ में 4 महीने के अंदर ही सारे सदस्यों से सदन की मंजूरी लेने के बाद ही बिल को पास किया गया, और 4 महीने के बाद ही जून 1956 में एम्स की शुरुआत कर दी जाती है। तो ये एक और बड़ा काम था जो इस साल हुआ था। अब अगला साल आया, और ये साल जो अगला साल था वो चुनावों का साल था। 1957 देश के, भारत के दूसरे जनरल इलेक्शंस का साल था। दूसरे लोकसभा चुनाव होते हैं। इस बार नेहरू जो थे वो फूलपुर सीट से चुनाव लड़ रहे थे। वो अब फूलपुर सीट से ही चुनाव लड़े, और इस तीसरा जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी वहीं से चुनाव लड़े थे। कांग्रेस के सामने कोई भी ऐसा कोई बड़ा विरोधी नहीं था, इसमें कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बड़ी विरोधी नहीं थी। इस बार फिर से नेहरू की अध्यक्षता में, उनकी लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतती है। 494 जो सीट्स थी लोकसभा सीट्स, 494 लोकसभा सीट्स में से 371 लोकसभा सीट जो थी वो कांग्रेस ने इस बार जीत ली थी। अब यहाँ से एक बार फिर से चुन के आते हैं ये। अब तक 1956 में ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है प्लानिंग कमीशन का, वो भी आ चुका था। 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान भी आ चुका था, और इस प्लान को महालनोबिस प्लान कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्रोफेसर थे PC महालनोबिस, उनकी लीडरशिप में इसको बनाया गया था। उसका ड्राफ्ट उनकी लीडरशिप में तैयार किया गया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था, इसमें इस बार रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर और पब्लिक सेक्टर पर ध्यान दिया गया था। हालांकि इसके बारे में ये बताया जाता है, और जो रिपोर्ट्स भी हैं उसके अंदर भी ये है सामने, कि ये जो प्लान था इसकी जो अचीव्ड ग्रोथ थी वो कम थी। टारगेटेड ग्रोथ थी वो अचीव ग्रोथ से कम थी। मतलब इसने उतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाई थी अपनी ग्रोथ जो असल में उसको करनी चाहिए थी। तो ये उसको उतना ज़्यादा सक्सेसफुल माना नहीं जाता है सेकेंड 5 ईयर प्लान को। नेहरू जी जो थे, इनको साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अग्रसर थे। ये अब उसको भारत के अंदर डेवलप करना चाहते थे। उनका ये मानना था कि साइंस जो है वो हंगर और पॉवर्टी, गरीबी को और भूख को, दोनों को ही मिटा सकता है, दोनों की समस्या जो है उसको सॉल्व कर सकता है। और इसी विज़न के साथ संसद में 1958 में साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है। साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया, और इस डॉक्यूमेंट को, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को नेहरू सरकार ने खुद ही ड्राफ्ट किया था। इसमें देश में जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उनको बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया था। इधर PM नेहरू का ध्यान भारत की टेक्नोलॉजी और साइंस पर था, लेकिन यहाँ पे यही वो साल था 1959 जब भारत और चाइना के बीच में जो एक तरह से कहा जाए कि तनाव की स्थिति सामने आने लगी थी, और भारत ने इस पर ध्यान नहीं दिया। PM नेहरू ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस समय पंचशील पैक्ट को साइन हुए सिर्फ 5 साल ही हुए थे, लेकिन 1959 में जब तिब्बत में चाइनीज़ आर्मी ने अपना अत्याचार करना शुरू किया, वहाँ से लोग निकल कर भारत आए। दलाई लामा जो थे वो वहाँ से निकल कर भारत आए। भारत ने दलाई लामा को यहाँ पे शरण दी। चाइना को इस समय ये लगा कि जो भारत है वो अपना खुद का जो पंचशील पैक्ट है जो साइन हुआ है, ये उसके इंटरनल मैटर्स में, चाइना के, उसमें इंटरफेयर कर रहा है। भारत ने शरण दे दी है दलाई लामा को, और ये हमारे इंटरनल मैटर्स में यहाँ पे दखल दे रहे हैं।
तो यहाँ से ये जो चीज़ें थी, ये एक तरह से डिप्लोमेटिक आप इसको फेलियर भी कहेंगे, कि जब भारत चाइना के इंटेंशंस को जज ही नहीं कर पाया एक तरह से, और यहाँ पे जो टेंशन था दोनों देशों का वो बढ़ना शुरू हो चुका था इस समय से ही, लेकिन नेहरू सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पाई। एक तरह से यहाँ पे ये भी देखा गया 1954 से 59 के बीच में ही, इन्हीं सालों में, इन्हीं 5 सालों में कई बार ऐसा हुआ कि चाइना की तरफ से कार्टोग्राफिक एग्रेशन जो होता है, एक तरह से आप देखेंगे कि जहाँ पे मैप्स को बदल कर दिखाया जाता है, दूसरे देश की टेरिटरी को अपना बता दिया जाता है, इस तरह की चीज़ें चाइना कर चुका था। अक्साई चीन वाला जो हमारा एरिया है, उसको यहाँ पे चाइना ने अक्साई चीन वाला जो एरिया था उसको अपना बता दिया था मैप्स में, और बाद में वहाँ के जो ज़ो इनलाई थे वो ये कहते थे, जो वहाँ के चाइनीज़ प्रीमियर थे, कि ये सब बस गलतियों से हो गया, ये दीज आर जस्ट अ मिस्टेक्स। बट यहाँ पे पीएम नेहरू ने या नेहरू गवर्नमेंट ने कभी भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, और ये उनकी सबसे बड़ी एक तरह से विफलता मानी जाती है। अब ये साल 1961 आ चुका था और पीएम नेहरू के सामने एक बड़ा टास्क था। ये बड़ा टास्क ये था कि ब्रिटेन तो भारत से चला जा चुका था, लेकिन पुर्तगाल अभी भी गोवा में था, गोवा के अंदर अभी भी पुर्तगाल था, और पुर्तगालियों का कहना था कि हम सदियों से यहाँ पे हैं, हम यहाँ से नहीं जा सकते, और साथ ही साथ में हमारे जाने के बाद में जो गोवान कैथोलिक्स हैं वो यहाँ पे सेफ नहीं रहेंगे, तो इसकी वजह से हम यहीं पे रहेंगे, ये उनका कहना था। हालांकि पुर्तगाल जो था इस फैक्ट को नज़रअंदाज कर रहा था यहाँ पे, कि गोवा के अंदर उस समय भी 60% जो गोवान्स थे वो हिंदूज थे, तो लेकिन इसके बावजूद यहाँ से पुर्तगाल ने गोवा से जाने से रिफ्यूज़ कर दिया। नेहरू जी के सामने 1961 में एक तरह का डिलेमा, बड़ा डिलेमा था कि गोवा के अंदर गोवा को लिबरेट करने के लिए फ़ौज को भेजा जाए या ना भेजा जाए, और ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए, एक ऐसे शख्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थिति थी जो अपने जीवन भर गांधीयन अप्रोच पर चला था, गांधी जी की विचारधारा पर चला था। लेकिन यहाँ पे फैसला लिया जाता है और 17 से 19 दिसंबर 1961 के बीच में भारत के सशस्त्र जो बल हैं उनको गोवा भेजा जाता है, और पुर्तगाल के साथ जो लंबी नेगोशिएशंस चली, एक फेल्ड नेगोशिएशन जिन्हें कहा जाएगा भारत की, इसके बाद गोवा को पुर्तगालियों से, यहाँ से पुर्तगाल से आज़ाद करा दिया जाता है, मुक्त करा दिया जाता है। अगले ही साल 1962 में देश में तीसरे जनरल इलेक्शंस हुए, तीसरे लोकसभा चुनाव हुए, और ये वाला जो लोकसभा चुनाव था ये नेहरू जी के लिए उनका आखिरी लोकसभा चुनाव होने वाला था। इस बार नेहरू जी अपनी जो फूलपुर सीट थी उससे ही खड़े हुए थे। कांग्रेस ने एक बार फिर से जीत दर्ज की नेहरू जी की अध्यक्षता में। 494 सीट्स थी, उनमें से इस बार 361 सीट्स आई थी, थोड़ी सी गिनती कम हुई थी कांग्रेस की जो सीट्स थी उनकी भी। नेहरू एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं। साल 1962 में ही जो भारत के प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर थे विक्रम साराभाई, उन्होंने नेहरू जी को एक सजेशन दिया। जब इस बार वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने पीएम नेहरू, तब विक्रम साराभाई ने नेहरू जी को एक सजेशन दिया कि हमें स्पेस में कुछ करना चाहिए, भारत को स्पेस रिसर्च में कुछ करना चाहिए, और ऐसी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहिए। पीएम नेहरू क्योंकि ये बहुत समय से चाहते थे कि हमने टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर लिया, हमने साइंस के लिए काम कर लिया, हमने जो साइंटिस्ट हैं अब हमें उनके लिए काम करना चाहिए, अब हमें स्पेस में भी कुछ काम करना चाहिए। वो ये चाहते थे कि ग्लोबल स्पेस रेस में भारत आगे आए और उसका नाम यहाँ पे सामने आए। इसी के चलते विक्रम साराभाई को इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनकोस्पार, इसका चेयरमैन बनाया जाता है, और इनकोस्पार को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है साल 1962 में। यही इनकोस्पार थी जो आगे जाके 1969 15 अगस्त को, जिसको सुपरसीड करके इसरो को बनाया गया। तो ये विज़न वही था, पीएम नेहरू का विज़न था, जिसमें विक्रम साराभाई को बहुत बड़ा एक क्रेडिट जाता है। साथ ही साथ में होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने भी इसमें बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था, बहुत ही बड़ा उन्होंने रोल प्ले किया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से चलती हैं। ये नेहरू का अब ये फाइनल टर्म था एक तरह से, जब वो प्रधानमंत्री थे भारत के, और आगे जाके ये जो 62 में बने थे प्रधानमंत्री, इसमें उनको एक बड़ा झटका भी लगने वाला था। ये झटका कुछ इस तरह का था जो नेहरू सरकार की ही पुरानी की गई गलतियाँ थी, और ये एक बहुत बड़ी गलती थी। बीते कई सालों से लगातार कार्टोग्राफिक एग्रेशन जो था वो चाइना करता आ रहा था, उसका एक तरह से हिंट देता हुआ आ रहा था कि उसके जो इरादे हैं वो ठीक नहीं हैं, और नेहरू सरकार जो थी, पीएम नेहरू थे, वो चाइना को जज करने में, उसके इंटेंशंस को जज करने में नाकामयाब साबित हुए थे। यहाँ पे चाइना की तरफ से जो नक्शे थे उनमें इंडियन टेरिटरीज़ को चाइनीज़ टेरिटरी बता दिया जाता था, चाइना का दिखा दिया जाता था, और चाइनीज़ जो प्रीमियर थे ज़ो इनलाई,
जब उनसे पूछा जाता था कि ये क्यों हुआ है आपकी तरफ से, तब वो कहते थे कि ये बस एक सिंपल मिस्टेक है, नॉर्मल एरर है। लेकिन 1959 के बाद ही भारत और चाइना के बीच में ये जो रिश्ते थे वो एक तरह से बिगड़े। कैसे बिगड़े वो हमने आपको बताया कि दलाई लामा को यहाँ से जब भारत ने शरण दी है, इसके बाद चाइना ने सोचा कि इंटरनल मैटर्स जो हैं भारत चाइना के, उसमें भारत इंटरफेयर कर रहा है, और यहाँ से ये जो उसके एक तरह से बिगड़े जो उसके इंटेंशंस हमारे लिए, भारत के लिए, उसको हम यहाँ पे जज नहीं कर पाए। 1954 में चाइना ने एक इस तरह का कार्टोग्राफिक एग्रेशन ये किया था कि कुछ मैप्स थे उसने जो पब्लिश किए, और उसमें नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ जम्मू कश्मीर, जिसको अक्साई चीन का रीजन कहा जाता है, इसको चाइनीज़ टेरिटरी बता दिया था। ये सारे कुछ खतरे की घंटी थी, एक तरह से खतरे की हिंट्स थी जो नेहरू सरकार ने जिसको अनदेखा किया, और जिसका नतीजा क्या निकला आप सभी को बखूबी पता है। इसका नतीजा निकला कि अक्टूबर 1962 को चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इन्वेड करना शुरू कर दिया इंडिया के अंदर, इंडिया में घुसपैठ करनी शुरू कर दी बॉर्डर्स में लद्दाख के। ये लोग पहुँचे, नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंटियर एजेंसी है वहाँ तक ये अंदर घुस चुके थे। चाइना ने यहाँ पे अंदर घुसना उसकी आर्मी ने शुरू किया, और फिर इसके बाद हुई सीनो इंडियन वॉर, वो वॉर 1962 की, जिसमें भारत के 2000 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए थे। ये पीएम नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी। चाइना ने यहाँ पे डायरेक्टली पंचशील जो एग्रीमेंट था उसका डायरेक्ट वायलेशन किया था। साथ ही साथ में यहाँ पे आज तक इस वॉर के बाद भारत और चीन के जो रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो तनाव जो है इस वॉर का, वो आज भी देखने को मिल जाता है। इस वॉर के बाद में सदन में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी थी, और इसमें एक पीएम नेहरू का एक किस्सा बताते हैं कि जब पीएम नेहरू से सदन में अपोजिशन ने पूछा कि अक्साई चीन वहाँ पे चला गया है और ये बहुत बड़ी गलती है आपकी सरकार की, पीएम नेहरू का कहना था कि अक्साई चीन ये जो इलाका है, ये एक बंजर इलाका है और यहाँ पे तिनके के बराबर भी घास नहीं उग सकती है। इस पर एक सांसद हुआ करते थे महावीर त्यागी, जो जिनके सर पे बाल कम थे, तो वो गंजापन जो था उनका वो दिखता था। तो यहाँ पे महावीर त्यागी जो थे, उनका ये कहना था, इस पे जो उन्होंने रिप्लाई देते हुए प्रधानमंत्री नेहरू को कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरे सिर पे भी बंजर है, ये भी जो मेरा सिर है, तो क्या इसको भी मैं हटा दूँ? तो ये यहाँ पे इस तरह की बात नेहरू ने सामने रखी थी जब वो अपने एक तरह से एक बड़ी जो मिस्टेक थी उसको यहाँ पे कवर अप कर रहे थे, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। खैर 72 साल के नेहरू थे इस समय 1962 में जब ये सब हुआ था, और उनके ऊपर सीनो इंडियन वॉर का एक बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा था, उनके ऊपर असर डाला था इस वॉर ने, भारत की उस हार ने। यहाँ पे 2 साल बाद ही 27 मई 1964 का दिन था। नेहरू अपने दिल्ली में जो उनका आवास था, जो उनका निवास स्थान था, 3 मूर्ति भवन, वहाँ पे थे। सुबह सुबह अचानक 6 बजे के आसपास उनके कंधे में दर्द होता है। जब तक वो अपने डॉक्टर को बुलाते, जब तक उनको जो डॉक्टर था वो आता, तब तक उनको हार्ट अटैक आ चुका था, वो अनकॉन्शियस हो चुके थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और करीबन 8 घंटे बाद पीएम नेहरू की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। यमुना नदी के किनारे जो शांतिवन बना हुआ है, वहाँ पे शांतिवन में उनका अंतिम संस्कार किया गया, और इसी के साथ देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, जिनका करीबन 17 साल तक जिन्होंने जो ऑफिस में रहे एज अ पीएम भारत के, उनका यहाँ पे निधन हो जाता है। तो पीएम नेहरू ने अपने 17 साल के कार्यकाल में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को प्रमोट किया। वो चाहते थे डेमोक्रेसी भी रहे भारत में, सोशलिज्म भी रहे, और उनको आर्किटेक्ट कहा जाता है, वो आर्किटेक्ट जिसने मेडिवल इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया मॉडर्न स्टेट में। तो पीएम नेहरू जिनका कार्यकाल जिस तरह का रहा वो आज हमने आपको बता दिया है, जिसमें उनकी कई सारी उपलब्धियां रहीं, कई सारे सक्सेसफुल उन्होंने काम किए, और कई सारे ऐसे काम किए जिसके बारे में उन पर हमेशा सवाल उठाते आ रहे हैं लोग, और उठाए जाएंगे आगे। उनकी गलतियां भी हमने आपको बताई, उनका विजन भी बताया कि किस तरह से उस समय पे उन्होंने IITs को, उन्होंने इसरो का जो पहली एजेंसी थी जो इनकोस्पार था उसको बनवाया, और वही उसी का वही विजन है जिसके बाद आगे जाके आज हम जब देखते हैं कि भारत के बड़े बड़े जो हमारे इंजीनियर्स हैं IIT से निकले हुए, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ जो हैं उनमें जाके CEO बनते हैं, वहाँ पे मालिक बनते हैं उनके, और वहाँ पे जाके उनके डायरेक्टर्स बनते हैं। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। इस सीरीज़ का, ये जो हमारी सीरीज़ है प्रधानमंत्री सीरीज़, ये जो आज से शुरू हुई है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि आपको हिस्ट्री को एक राइट पर्सपेक्टिव के साथ में दिखाया जा सके,
आपको फैक्चुअली सारी चीज़ें बताई जा सकें, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया जा सके, इस तरह के फॉर्मेट में बताया जा सके कि जब आपको समझ में बहुत ही अच्छे से जो चीज़ आ जाए कि किस तरह से कब कब क्या हुआ था। और साथ ही साथ में हमारा यहाँ कोई किसी तरह का जजमेंट पास करने का उद्देश्य नहीं है, और ना ही हम किसी भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में यहाँ पे जजमेंट पास करने वाले हैं कि उन्होंने ये सही किया या ये गलत किया। हम आपको चीज़ें बताने वाले हैं कि किस तरह की सिचुएशन उस समय पे थी और किस तरह से चीज़ें फ्लो में चलती गई, किस तरह से चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे ये ज़रूरी इसलिए भी है, एक तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है अपने देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में, और साथ ही साथ में ये भारत को एक फ्यूचर अप्रोच को देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से हमारे जो भारत के हम अपने बाकी प्रधानमंत्रियों से जो हिस्ट्री हमारी रही है उसमें उनसे क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें इग्नोर करनी है। तो ये सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए ये सीरीज़ आज स्टार्ट की गई है, और इसमें ये पहला एपिसोड था जवाहरलाल नेहरू पर, देश के पहले प्रधानमंत्री पर। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारे और भी हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको कई सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे, आप वो भी जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ में यूपीएससी सीएससी के कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके भी लिंक्स हैं, बुक्स के लिंक अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ वहाँ पे जाके वीजे लाइव कोड लगाना है और आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। साथ में इस कड़ी में कोई इन्फॉर्मेशन अगर छूट गई हो वो भी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ, आपके लिए और भी एपिसोड ऐसे लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।